चलिए, आज मैं फिर आप लोगों के सामने हूं एक नए पाठ, एक नए विषय, एक नए चैप्टर के साथ। आज मैंने कक्षा 7 का ये पहला पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। सीधे शब्दों में पहले हम समझते हैं कि पाठ का मतलब क्या है। इस चैप्टर का, इस पाठ का मतलब ये है कि मानव यानी कि हम, साइंस जो हमारे आसपास बिखरी हुई है वो साइंस, और प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहली बात, हम मानव और विज्ञान से तो परिचित हैं, मगर हम टेक्नोलॉजी को नहीं जानते हैं। टेक्नोलॉजी, तो सबसे पहली बात हम प्रौद्योगिकी इस टर्म, इस शब्द के बारे में समझते हैं। साइंस क्या है? जिसे विज्ञान ये कहता है कि अगर आप एक लकड़ी के गट्ठे को, जैसे मैंने आपको बताया है, चौकोर रखकर और इसे अगर खिसकाएंगे, आप इसको इधर खिसका रहे हैं, तो आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बजाय अगर हम उस गट्ठे को गोल कर दें। जैसे पहिए का आविष्कार यही से हुआ था। ये तो क्या हो गया, विज्ञान का एक सिद्धांत हो गया। ये क्या है, विज्ञान का एक सिद्धांत हो गया कि अगर आप गोल किसी चीज को धकेलेंगे तो आपको कम मेहनत लगानी पड़ेगी। ये विज्ञान हुआ। प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी क्या है? जब हम इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके, उसका प्रयोग करके, जब मानव जीवन में कुछ ऐसी चीज बना दें जो हमारे लिए सुविधाजनक हो। जैसे उनकी इसी बात का हमने इस्तेमाल कैसे किया, उसका प्रयोग कैसे किया। हमने क्या किया, हमने साइकिल बनाई, उसमें गोल पहिया लगाया। हमने ट्रक बनाया, उसमें गोल पहिया लगाया। यानी कि हर चीज जिसे हमें खिसकाना पड़ता था या इधर से उधर ले जाना पड़ता था, उन सब के लिए हमने गोल कर दिया बजाय चौकोर के या त्रिकोण के। त्रिकोण में देखो, आप खुद सोच कर देखो, त्रिकोण में ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत लगेगी इसमें या इसमें, तो सबसे ज्यादा इसमें लगेगी, फिर इसमें और फिर इसमें। यह साइंस है, और इस सिद्धांत का प्रयोग करना, यह प्रौद्योगिकी हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया। अब जैसे मैं आपको बताता हूं कि एक साइंस का सिद्धांत है कि जो वेवलेंथ होती है, यानी कि हमारे हवा में भी संदेश चल सकते हैं। जैसे पहले होता था ना बचपन में, जैसे आपने रामायण में देखा होगा कि भरत जो है वो आंखें बंद करते हैं और टेलीपैथी करते हैं, आंखें बंद करके वो संदेश भेजते हैं राम को जब वो वन में होते हैं, और राम उस संदेश को ग्रहण कर लेते हैं। तो वो क्या हो रहा है, हवा में इस तरीके से संदेश जा रहा है। यह तो साइंस का सिद्धांत हुआ, ये विज्ञान का एक सिद्धांत हो गया। इसका हमने प्रयोग कैसे किया? हमने क्या किया, हमने एक मोबाइल फोन बनाया। हमने ये सस्ता वाला मोबाइल बना दिया मैंने, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। हमने एक मोबाइल फोन बना दिया, हमने वही काम मोबाइल में करा दिया। तो मोबाइल फोन का बनाना तो एक टेक्नोलॉजी हो गई, और यह क्या हो गया, एक सिद्धांत हो गया। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यह अब आप समझ चुके होंगे कि दरअसल ये होता क्या है। अब हम अगले उस पर आते हैं। इस पाठ में हमें जो भी पढ़ना है वो मैंने यहाँ हर बार की तरह बिंदुओं में लिख दिया है। उसके बाद हम एक एक टॉपिक लेकर इसको यहाँ पढ़ते रहेंगे और समझते रहेंगे। देखिए, मेरी कोशिश ये रहती है कि आपके इस पाठ्य पुस्तक में, आपकी इस बुक में जो भी शब्द दे रखे हो, वो शब्द जिनका मतलब आपको जानना चाहिए, मैं हर उस शब्द का मतलब यहाँ समझाऊंगा, ताकि आपको उस पाठ को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। कहने को तो, करने को मैं ये भी कर सकता हूँ नामचार के लिए कि जो टॉपिक है सिर्फ उनको पढ़ाकर और निकल जाओ, लेकिन मेरा काम यहाँ पर नामचार करना नहीं है। मेरा काम यहाँ पर है कि मैं कैसे बेसिक शिक्षा परिषद का स्वरूप बदलूं। तो उसके लिए ये जरूरी है कि आप लोगों को हर वो चीज बताई जाए जो आप लोगों के लिए नई है। तो सबसे पहला टॉपिक है विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विकास से मानव जीवन में परिवर्तन। अब इस टॉपिक को आप खुद बता सकते हैं कि क्या क्या परिवर्तन हुआ होगा। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी है, मानव जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुआ होगा। जैसे मैंने क्लास 6 में, अगर आपको ध्यान हो, नहीं ध्यान हो तो आप क्लास 6 की वीडियो भी देख सकते हैं। आपको नीचे मैंने पॉइंट लिख दिए हैं कि हमने संचार में क्या क्या एडवांसमेंट ली थी, क्या क्या हम आगे बढ़ गए थे। जैसे पहले क्या होता था, पहले पत्र चलते थे, एक पत्र जाता था, उसे जाने में लगते थे
2-4 दिन, उसके बाद वहां पहुंचता था, वहां से व्यक्ति उस पत्र का जवाब लिखता था, वो पत्र डाकिया लेकर आता था। तो कितने 3 चरणों में चीज गई। यहाँ लिखा, हमने सबसे पहले हमने लिखा, उसके बाद वो गया, फिर वहां पहुंचा। 3 चरणों में तो ये हुआ। फिर उसने लिखा, फिर आया, और फिर हमने जवाब पढ़ा। यह 3 चरण हो गए। अब क्या होता है, उसके बाद तार चले। इसमें समय कितना लगता था? तार में क्या था कि हम बहुत छोटा सा लिखते थे। जैसे हमारे यहाँ कोई मर गया है, तार को बोलते हैं टेलीग्राम। अब तो खैर वो सुविधा बंद हो गई है, टेलीग्राम बोलते थे उसको। तो उसमें तार में क्या होता था, ये तार तब इस्तेमाल किया जाता था जब हमें सूचना बहुत कम समय में पहुंचानी होती थी। जैसे आप सोचकर देखिए कि गांव में किसी व्यक्ति के पिता मर गए हैं, वो शहर में जाकर नौकरी कर रहा है, तो उस तक खबर कैसे पहुंचाई जाए कि वो जल्द से जल्द आ जाए और उनका गत यानी कि अंतिम संस्कार कर दे। उसके लिए टेलीग्राम चले गए। टेलीग्राम में क्या होता था कि बहुत संक्षिप्त में चीज लिखी जानी थी। जैसे अगर हमें ये संदेश भेजना है कि पापा मर गए, तो हम पत्र की तरह जैसे पत्र में लिखते थे कि आपको सूचित किया जाता है, स्वयं कुशल होकर आपकी कुशलता की कामना करता हूं। इस तरीके से हम फॉर्मेलिटी नहीं करते थे, हम डायरेक्ट लिखते थे कि पापा मर गए कल, जल्दी आओ। बस इतनी चीज लिख गई है। उसमें क्या होता था, जैसे पापा, तो उन्होंने क्या कर रखा था, उनके बहुत सारे बटन थे। तो जैसे पापा है तो वो पापा पापा वाला बटन दबाते थे, पा पा। तो वहां जहां हमें भेजना था वहां पे जाके वो बटन यानी कि वो सिग्नल्स होते थे, उनकी मदद से बता दिया करता था कि अच्छा, एक बार दबाया है तो इसका मतलब पा हुआ, 2 बार दबाया तो आ का डंडा, फिर 1 बार दबाया, फिर 2 बार दबाया यानी कि पापा, फिर मर, 1 2 3 और 1। अच्छा, 3 बार दबाया है तो इसका मतलब माँ हुआ, और 1 बार दबाया है तो इसका मतलब रा हुआ, पापा मर गए। इस तरीके से सिग्नल्स वहां पर भेजे जाते थे। दूसरा, आप देख सकते हैं कि कृषि के क्षेत्र में पहले क्या होता था, पहले कंधे पर रखकर हम लोग खेत जोतते थे, उसके बाद हमने बैलों का इस्तेमाल करना शुरू किया। अब तुम ट्रैक्टर से वही काम कर सकते हो, ईंधन वगैरह, यानी कि ये सब चीजें चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोगों ने क्या अपने योगदान दिए। राष्ट्रीय सुरक्षा, यानी कि पहले क्या होता था, पहले राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब हुआ कि जो आपका देश है, जो उसकी बाउंड्री है, जो जैसे आपके घर की 4 दीवारी होती है, देश की भी एक 4 दीवारी होती है, जहां हम पड़ोसी देश को अपने यहाँ नहीं घुसने देते। जैसे पाकिस्तान कभी कभार सीज फायर कर देता है या इस तरीके से कोई हरकत करता है, तो हमने क्या करके, जैसे चौधरी साहब बैठाते हैं ना, एक गांव के बाहर जैसे चौधरी साहब या आपने चौकीदार रख दिया, जो क्या करेगा कि अगर कोई बाहरी तत्व जो गड़बड़ कर सकता है, अगर वो उसको दिखेगा तो वो चौधरी साहब लठ बरसा देंगे उसके ऊपर। तो इसी तरीके से हमने राष्ट्रीय सुरक्षा में ऐसा क्या किया, तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मानव जीवन में परिवर्तन क्या क्या हुआ, देखो कृषि के क्षेत्र में हुए, यहां लिख देता हूं मैं, कृषि के क्षेत्र में हुए, ईंधन के में हुआ होगा, जैसे पहले हम लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे। फिर चिकित्सा के क्षेत्र में क्या हुए, ये सब मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं। और राष्ट्रीय सुरक्षा, फिर इसकी हम हानियां पढ़ेंगे। तो अब हम अपने दूसरे टॉपिक पर आ जाते हैं, जो है अब इस चैप्टर में आगे दे रखा है, कुछ क्रांतियां दे रखी हैं। क्रांतियां ये जाननी इसलिए जरूरी हैं क्योंकि यही क्रांतियां हैं जो आप आगे भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहली क्रांति है हरित क्रांति। अब आप इसके सिर्फ नाम से देखें, हरित का क्या मतलब हुआ, यानी कि जो हरा हरा हो। हरा हरा क्या होता है, जैसे आप खेत में जाएंगे तो हरी हरी फसल होती है, तो जो फसल के उत्पादन से रिलेटेड क्रांति थी उसको हमने बोल दिया हरित क्रांति, यानी कि फसल उत्पादन। आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ मुझे सुनते रहिए, आपको ये सब याद हो जाएगी। अब देखो श्वेत क्रांति, देखो सफेद क्या क्या होता है, वैसे सफेद तो ये बोर्ड भी है, लेकिन खाने पीने में दूध सफेद होता है। तो जो श्वेत क्रांति थी हमारी, वो दूध से रिलेटेड थी, यानी कि हमने दूध की बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन कर लिया, तो हमने उसको श्वेत क्रांति कह दिया। तो इसमें हो जाएगा दूध का उत्पादन, दूध का उत्पादन। अब अगला है आपकी पीली क्रांति। अच्छा, पीली क्या होती है, जैसे सरसों की दाल पीली होती है, सरसों पीली पीली होती है ना, तो जो तिलहन है, यानी कि जिनसे तेल निकाला जा सकता है, तो तिलहन का उत्पादन एकदम बढ़ गया होगा।
इसलिए हमने उसको क्रांति कह दिया। ठीक है, अब भूरी क्रांति देखिए, भूरी क्या होता है? आपने देखा होगा जो जैविक खाद होता है, यानी कि जो घूर होते हैं हम लोगों के यहाँ, जो भैंस के गोबर से बनाए जाते हैं, तो वो भूरा भूरा सा हो जाता है। तो यानी उर्वरक का जो हमने एक बहुत बड़ी मात्रा में पैदावार कर दी, उसका उत्पादन कर दिया, उसके लिए होता है भूरी क्रांति। तो हम इसको बोलेंगे उर्वरक उत्पादन, उर्वरक उत्पादन। नीली क्रांति, नीली क्या होती है? आपने देखा होगा कि मछली जो होती है, मछली नीली नीली सी होती है। तो जो मत्स्य उत्पादन होगा, मत्स्य उत्पादन, जो मत्स्य उत्पादन होगा वो नीली क्रांति में होगी। यार देखो, मैं एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। हरा हरा, क्योंकि फसलें हरी होती हैं तो हरित क्रांति हो गई। श्वेत क्रांति, सफेद दूध होता है तो दूध का क्रांति हो जाएगा। पीली, सरसों पीली पीली होती है तो तिलहन का उत्पादन हो जाएगा। भूरी, उर्वरक जो होता है, हमारा खाद जो होता है वो भूरा भूरा सा होता है, भूरी क्रांति होगी। नीली, मछलियां नीली होती हैं तो मत्स्य उत्पादन हो गया। अब एक चीज देखा है कि वर्जीज नाम की एक व्यक्ति थी, वर्जीज, जैसे मेरा नाम हिमांशु भारद्वाज है, तो एक वर्जीज नाम के व्यक्ति थे, उन्हें हरित क्रांति के पापा कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? पापा के चाचा, ये कहलाए जाते हैं हरित क्रांति के पापा, यानी कि हरित क्रांति के अब्बू, यानी कि हरित क्रांति के पापा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोगों को ये याद रहे, यानी कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इंग्लिश में इसको बोलेंगे फादर ऑफ ग्रीन, GREEN, ग्रीन रेवोल्यूशन, REVOLUTION। रेवोल्यूशन का मतलब क्रांति होता है। हरित क्रांति के फादर थे वर्जीज। सिर्फ ये आपके याद रखने वाला टर्म था, इसीलिए मैंने आपको बताया। अब हमारा अगला टॉपिक है कि हम, तीसरा है ये कि प्रौद्योगिकी को व्यवहारिक ज्ञान क्यों कहते हैं। व्यवहारिक का मतलब हुआ जो व्यवहार में आ सके। तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम। व्यवहारिक का मतलब हुआ जो व्यवहार में आ सके। व्यवहारिक, व्यवहारिक का मतलब हुआ जो व्यवहार में आ सके। यानी कि जैसे हमने क्या किया कि हमने कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन बनाई। अब वो वॉशिंग मशीन बेकार है अगर वो कपड़े नहीं धो पा रही है, यानी कि वो व्यवहारिक नहीं है, वो कपड़े नहीं धो पा रही है, हमारे व्यवहार में नहीं आ पा रही है वो। तो प्रौद्योगिकी को व्यवहारिक ज्ञान क्यों कहते हैं? तो हम टेक्नोलॉजी को व्यवहारिक ज्ञान इसलिए कहते हैं क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारी जो चीजें हैं हम उनको सरल कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं, कम समय लगने देते हैं। यानी कि हर वो चीज, हर वो विज्ञान, हर वो टेक्नोलॉजी जो यह चीज हमें सुगमता दे देगी, हमारे लिए आसानी कर देगी, आसान कर लेते हैं। एक नया शब्द लिख लीजिए, जो आसानी कर देगी। अगर वो कर पा रही है तब तो हम कहेंगे कि भैया वो व्यवहारिक ज्ञान है। तो इसीलिए हमने कहा कि प्रौद्योगिकी को व्यवहारिक ज्ञान कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति। अब हम पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांतियां क्या होती हैं। जैसे पहले हमारे पास जो हमारे उद्योग थे, उद्योग का मतलब जैसे फैक्ट्रियां वगैरह होती है ना, हमारे लिए कामकाज जिससे हम पैसा कमा सकें, वो सीमित थे बहुत। जैसे अगर मैं बहुत ज्यादा नहीं, लगभग 100 वर्ष पहले ही ले चलूं या 150 वर्ष पहले जब अंग्रेजों का शासन था, तो हम क्या करते थे, हम सूती कपड़े काटते थे। सूती कपड़े उनका उद्योग था। अंग्रेजों ने क्या किया, नील की खेती करवाई, नील की खेती, नील की खेती। और क्या कर सकते थे हम ज्यादा से ज्यादा, बैलगाड़ी वगैरह बनाते थे, बैलगाड़ी वगैरह। जो मौची थे वो जूते वगैरह गांठ लिया करते थे, जूते। और इसी तरीके के दो चार और। तो ये क्या था, ये एक सीमित थी। अब औद्योगिक क्रांति क्या हुई, अब जैसे आप याद कीजिए कि हरित क्रांति में क्या था, बहुत ज्यादा फसल का उत्पादन हुआ। फसल का उत्पादन कैसे हुआ कि हमने ऐसे बीज बनाए जो हम मिट्टी में डालते थे, और वो अगर किसी एक खेत में अगर 1 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से गेहूं हो रहे हैं, तो वो 4 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से होने लगे। 4 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से होने लगे। अब वो
बीज कैसे तैयार किए जाएंगे, वो किसी लेबोरेटरी में किए जाएंगे, तो वहां हमें व्यक्ति चाहिए होंगे। दूसरी बात, जैसे हमने खाद बनाना शुरू किया, यूरिया आप सब लोग डालते होंगे, जैसे हमने यूरिया बनाना शुरू किया तो ये किसी फैक्ट्री में तो बन रहा होगा, तो वो फैक्ट्री हमने लगाई, यही तो उद्योग हैं। और मैं जैसे बताऊं कि देश में जैसे आप घर बनाते हैं तो उसमें लोहे का, स्टील का, इस तरीके की चीजें काम में आती हैं, तो हमने क्या किया, स्टील की फैक्ट्रियां लगाई, स्टील की फैक्ट्रियां, स्टील की फैक्ट्री, स्टील की बहुत सारी हम लोगों ने फैक्ट्री लगाई। जैसे मैं आपको बताऊं कि स्टील की फैक्ट्रियां कहां लगाई, जमशेदपुर में लगाई। कहां लगाई, जमशेदपुर, जमशेदपुर। दूसरी हमने लगाई राउरकेला, राउरकेला, जमशेदपुर झारखंड में है, राउरकेला कहां है, उड़ीसा में है। उड़ीसा में यहां पे बहुत छोटा सा बना देता हूं आपके लिए भारत ना, आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो झारखंड क्या है, देखो इस जगह जो है ना, ये और थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, ये हो गया हमारा प्यारा भारत महान। यहां इस जगह झारखंड होगा, तो यहां क्या होगा, जमशेदपुर लगी थी। उड़ीसा उसके नीचे है, उड़ीसा हो गई। और क्या हुआ, भिलाई, एक भिलाई, भिलाई की फैक्ट्री लगी। तो भिलाई की फैक्ट्री कहां लगेगी, छत्तीसगढ़। यहीं पे जो है वो छत्तीसगढ़ है, ये हो गई छत्तीस और गढ़, मैंने छोटे में लिख दिया है। और एक आएगा दुर्गपुर, 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 दुर्गपुर कहां, वेस्ट बंगाल में, यानी कि वेस्ट बंगाल, जिसे हम बोलते हैं ना कि बंगाल, बंगाल जा रहे हैं, बंगाल जा रहे हैं, वही वाला वेस्ट बंगाल है। देखो वेस्ट बंगाल यहाँ है, यानी कि आप देख रहे हो कि स्टील से जो भी उत्पादन है वो इस क्षेत्र में है। ठीक है, याद रखने का बहुत आसान सा तरीका है, जा से जमशेद और जा से झारखंड, रा उर, तो उर उड़ीसा, भिलाई छत्तीस। जब किसी से 36 का आंकड़ा चल रहा होता है तो उससे मिलाई करते हैं ना, कहते हैं कि होली पे जो है वो किसी से भी मिलना चाहिए चाहे उससे 36 का आंकड़ा क्यों ना हो, तो मिलाई और भिलाई। दुर्गपुर वेस्ट बंगाल, यानी कि दुर्गा की पूजा बंगाल में होती है, तो इसलिए दुर्गपुर आपको याद रहेगा। और इसके अलावा स्टील की फैक्ट्रियों के सिवा हमने क्या किया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट भी लगाए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। ये क्या है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट वो हैं जिनसे बिजली का उत्पादन होता है। जैसे आपको, अगर आप बदायूं के आसपास के रहने वाले हैं या उत्तर प्रदेश के भी हैं, तो आपको एक नाम ध्यान आएगा, क्या आएगा, नरौरा। नरौरा में क्या होती है, गंगा जी बहती है, नरौरा है। और आपको कानपुर में एक जगह दिखाई देगी, पनकी, पनकी कहां है, कानपुर में है। दो हो गए, और मैं आपको एक दो बताता हूं, एक है ऊंचाहार और एक है अनपरा, तीसरा है अनपरा और एक है ऊंचाहार। तो नरौरा ये भी उत्तर प्रदेश में है, ये सब यूपी में है। तो आप ये मानकर देखो कि क्योंकि हम उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं, इसीलिए तुम्हारी किताब में ये उत्तर प्रदेश के लिए रखे हैं। वैसे इनके सिवा ये राजस्थान वगैरह में भी एक आध है, तो याद रखने का कितना अच्छा तरीका है। देखो गंगा जी के पास नरौरा है, कानपुर में चमड़े का होता है, अनपरा ये भी उत्तर प्रदेश में। ऊंचाहार, भाई जहां पे इलेक्ट्रिसिटी बन रही होगी, जहां बिजली बन रही होगी, वो तो ऊंचा हो जाएगा ना, तो उसको तो हार पहनाना पड़ेगा, तो ऊंचाहार उत्तर प्रदेश में हो गया। चलिए अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं कि जन संचार क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का क्या क्या वो है। अब जैसे मैंने शुरुआत में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दिया था, लेकिन मैंने पूरा नहीं बताया। तो जनसंचार क्षेत्र में क्या होगा, जनसंचार, अब आप देख के देखिए कि एक तो कंप्यूटर, सबसे पहला कंप्यूटर, लो मैं बहुत छोटा सा बना देता हूं।
ये कंप्यूटर की क्या हो गई, जो टीवी जैसा दिखता है वो, ये उसका स्टैंड हो गया। इसमें क्या होता है, एक सीपीयू लगा होता है, जैसे हम बोलते हैं सीपीयू। ये हो गया मॉनिटर, एक वायर जा रहा होगा बहुत छोटे से उससे, जिसको बोलते हैं माउस। माउस मतलब चूहा, स्पेलिंग वही है लेकिन चीज अलग है। और इसमें एक होगा कीबोर्ड से जुड़ा हुआ, जिसमें बहुत छोटी छोटी की होंगी, यानी कि ABCD इस तरीके से हर चीज की होगी, बिंदु लगाने की भी। तो ये क्या होगा, कीबोर्ड, BOARD। जब मैं कंप्यूटर पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीजें वहां भी बताऊंगा। तो जैसे कंप्यूटर आया, पहले हम क्या करते थे, पहले अगर हमें किसी चीज की गणना करनी होती थी तो हम कॉपी किताब लेके बहुत देर बैठते थे। लेकिन अब क्या है, वही गणना हम कंप्यूटर से कितनी जल्दी कर लेते हैं। जैसे अगर हमें जोड़ना है तो कैलकुलेटर, आप कैलकुलेटर देखा है, आप कंप्यूटर को भी कैलकुलेटर से कर सकते हैं मेंशन। तो जो कैलकुलेटर होता है उसमें आप तुरंत जोड़ लेते हो कि 5532 प्लस 8940, उनमें से घटाना है हमें 750, गुणा करनी है 8082 से, तो उसका तुरंत रिजल्ट मिल जाता है आपको जो भी है। तो देखो जनसंचार के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का कितना बड़ा योगदान हुआ। दूसरा है आपका इंटरनेट, दूसरा है आपका इंटरनेट। अब आप सोचकर देखिए कि जहां पूरा भारत देश बंद हो चुका है, वहां आपको बहुत सारी चीजें, यानी कि आपके पास से कोई खबर पहुंच रही है, ये सब चीज हो रही है, तो वो किसके जरिए हो रही है, इंटरनेट के जरिए। तो इंटरनेट यानी कि कितना बड़ा योगदान है। इंटरनेट कैसे काम करता है कि जैसे ये पृथ्वी है, हम क्या करते हैं, सिग्नल भेजते हैं। हमने ऊपर क्या है, सैटेलाइट लगा रखी है, जो क्या करती है, इस पूरी हमारी पृथ्वी का चक्कर काटती है। ठीक है, ऐसी भारत ने अपनी एक सैटेलाइट लगा रखी है। तो जब हम कोई भी चीज भेजते हैं तो यहां से वो सिग्नल जाता है, देखो वो सिग्नल गया ऊपर सैटेलाइट पे, यहां पे जाएगा सिग्नल, ये सिग्नल गया यहाँ, ये सिग्नल को क्या करेगा, हमें भेजनी है, जैसे हमें भेजना है किसी अमेरिका में भेजना है, तो यहाँ और भी सैटेलाइट लगी हुई, देखो एक सैटेलाइट यहाँ लगी हुई है, अमेरिका हमारे बिल्कुल विपरीत में यहाँ पे कहीं होगा। अब ये क्या करेगा, ये इसी सिग्नल को, जैसे सिग्नल क्या है कि 5 लोग मारे गए, ये हमें सूचना भेजनी है, ये इस सैटेलाइट पे भेजेगा, इसमें भी ग्रहण करने की होगी, और ये क्या करेगा, ये अमेरिका में भेज देगा। तो इस तरीके से देखो कितना आसान हो गया चीज। चौथा है आपका ईमेल। जैसे मैंने बताया कि पहले क्या होते थे, पहले पत्र लिखे जाते थे, कि अब क्या होता है, वही हम क्या करते हैं, हम फोन पे उसको टाइप करेंगे, या मैसेज कह सकते हैं, हम मैसेज भेज रहे हैं ना उसको टाइप, या व्हाट्सएप कर रहे हैं हम, तो हम उसको टाइप करेंगे तुरंत चला जाएगा। यानी कि पहले तो 4 दिन लगते थे, अब 4 सेकंड भी नहीं लगते हैं, 1 सेकंड से भी बहुत 1/100 हिस्से में, शायद पता नहीं, मुझे सही में नहीं पता कितना होगा, लेकिन इतने हिस्से में, 1 सेकंड के इतने हिस्से में चीजें पहुंच जाती हैं। तो कितना ज्यादा हम लोगों ने विकास किया। अब है हमारी कृषि। जनसंचार के बाद है हमारा छठा है कृषि। सबसे पहली बात तो जैसे मैंने तुम्हें बताया कि हम पहले कंधे पर रखकर हल चलाते थे, या नराई करने के लिए कितना वक्त लगता था, हमें गेहूं को अगर निकालना होता था बाली में से तो हम उसको कूटते थे, यानी कि हमारा श्रम ज्यादा था और हमारे पास टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी की कमी थी। अब क्या है, तो कृषि में आप देख सकते हैं कि सबसे पहली बात तो आपके पास अब मशीन्स आ गई हैं। मशीन में इंग्लिश में इसलिए लिखता हूं तुम लोगों के सामने, ताकि तुम लोगों के सामने ये वाले शब्द आए, आगे चलकर तुम्हें इंग्लिश में ये सारी चीजें पढ़नी ही पड़ेंगी किसी न किसी माध्यम से। तो मशीन, MACHINE, मशीन। सबसे पहली बात तो जैसे कि ट्रैक्टर रहा, थ्रेशर रहा, या सोइंग मशीन रहा, ये सब मशीन अवेलेबल होगी। दूसरी बात, पहले हम क्या करते थे, 1 बीघा में 1 कुंटल गेहूं निकालते थे। फिर हमने क्या किया, कृषि के क्षेत्र में हमने क्या किया, हमने कुछ ऐसे बीज बना लिए, ऐसे सीड्स बना लिए, जिसको हम बोलते हैं HYBS, यानी कि हाई यील्डिंग, यील्ड मतलब पैदा करना, यील्डिंग वैरायटी
VARIETY, वैरायटी, और सीड्स का मतलब बीज। हमने ऐसे बीज बना लिए जो पैदावार बहुत अच्छी करते थे। जैसे कि अब गेहूं का है, गेहूं का कोई बीज आता है। चावल में आप देखो कितनी सारी वैरायटी होगी, तो वैरायटी हो रही है ना। तो हमने कृषि के क्षेत्र में इस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। अब हमारा अगला है ईंधन। ईंधन के क्षेत्र में क्या है, जैसे आप मानकर चले कि पहले क्या था, पहले हमारे पास खाना पकाने के लिए लकड़ी थी, कंडे हुआ करते थे, जिससे बहुत प्रदूषण होता था। अब हमने क्या किया ईंधन को, अब हम क्या करते हैं, एलपीजी। हम लोग एलपीजी का सिलेंडर आता है जो लाल कलर का होता है, जिस पर भारत गैस लिखी हुई होती है। देखो मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ। इस तरीके का एक सिलेंडर होता है, तुम्हारे भी घर में होगा, ठीक है, जिस पर लिखा होता है भारत गैस, या कुछ और लिखा हुआ होता है, ऐसा करके उस पर निशान बना होता है। तो इसमें क्या है, इसमें एलपीजी होती है। एलपीजी की देखो फुल फॉर्म याद करो, एलपीजी की होती है एल से लिक्विफाइड। लिक्विफाइड का मतलब हुआ लिक्विड, यानी कि जो द्रव हो। पेट्रोलियम, PETROLEUM, पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोल का प्रोडक्ट होगा। और जी से गैस, LPG। ऐसे एक होता है CNG, एक आपको होता है CNG। CNG क्या होता है, जैसे कुछ गाड़ियां होती है वो डीजल से चलती हैं, कुछ पेट्रोल से चलती हैं। मिट्टी के तेल से तो खैर नहीं चलेगी, मिट्टी के तेल से तो और खराब हो जाएगा। जनरेटर चल सकता है मिट्टी के तेल से। अब जैसे अब तुम में से कोई मुझसे ये प्रश्न नहीं कर सकता कि सर 1 लीटर पेट्रोल में हमारी गाड़ी 50 किलोमीटर चल जाती है, तो अगर हम 1 लीटर पेट्रोल पी लें तो क्या हम 50 किलोमीटर चलेंगे? नहीं, तो तुम्हारी आंतें जो है वो बस्ट हो जाएंगी। तो CNG देखिए, CNG का मतलब होता है, सी से होता है कंप्रेस्ड, COMPRESSED। कंप्रेस्ड का मतलब दबी हुई। नेचुरल, N से नेचुरल, NATURL, नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, यानी कि जो प्रकृति से मिल रही है, जिसमें हमने छिड़कानी नहीं की। और गैस, तो CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो प्राकृतिक गैस है उसको हम दबा देते हैं। तो ये किसमें होता है, ये जैसे कि कुछ गाड़ियां आ रही हैं, अब आगे चलकर पेट्रोल डीजल से हम लोग गाड़ी नहीं चलाया करेंगे, उससे प्रदूषण होता है, हम CNG से ही चलाया करेंगे। अब 8वें पे आते हैं हम चिकित्सा के क्षेत्र में। अब आपका 8वां है चिकित्सा। अब आप देखिए कि पहले अगर आपका हाथ टूट जाता था तो वो लकड़ियां बांधकर आपके हाथ को सही किया जाता था। आपके अंदर क्या हो गया, हम लोग एक्सरे वगैरह नहीं कर पाते थे, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एंडोस्कोपी कर देते हैं। एंडोस्कोपी इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, ENDO, एंडो, SCOPY, स्कोपी। एंडोस्कोपी, एंडो का मतलब अंदर, यानी कि शरीर के अंदर, और स्कोपी का मतलब स्कोप से देखते हैं, दूरबीन। स्कोप होता है दूरबीन, उसको बोलते हैं। तो अंदर हम शरीर में डाल, क्या होता है कि एक बहुत ऐसे तार होता है, उसके आगे एक कैमरा लगा हुआ होता है। वो कैमरा हम मुंह से जो है, अगर हमें मुंह से अंदर की चीजें देखनी है कि जैसे हमारी घाटी में कुछ अटक गया क्या, तो वो हम मुंह से जो है वो व्यक्ति के अंदर डाल देते हैं। ये देखो इसकी जीभ है, ये इसके दांत हैं, हम अंदर डाल देते हैं, तो ये इस तरीके से जाता है कैमरा, और ये सब क्या करता है, अंदर रिकॉर्ड कर देता है। तो एंडोस्कोपी, हम एक्सरे देखेंगे। अब एक्सरे से क्या करते हैं, अब ये तो अंदर जाके देखने वाली चीज हो गई। अब एक्सरे क्या होती है, एक तरीके की किरणें होती हैं। रे का मतलब क्या होगा, RAY, रे का मतलब होता है किरणें। तो ये कुछ किरणें होती हैं जो हमारे शरीर के आर पार की जाती हैं। ये हड्डियों से नहीं गुजर सकती, इसीलिए हड्डी का ढांचा में दिखाई देता है। और अब अगला टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा क्या होती है, नवा टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा। अब हमने क्या किया, जैसे अब क्या है कि पहले क्या होता था, पहले तलवारों से लड़ा जाता था, उसके जैसे पहले घोड़े का भी इस्तेमाल करते थे, हाथी का भी करते थे। अब तलवार, घोड़े और हाथी की लड़ाई नहीं है। अब क्या करते हैं, हम सीधे
बंदूक से लड़ते हैं, यानी कि गन्स का प्रयोग करते हैं, बंदूक का प्रयोग करते हैं, हम मिसाइल दाग देते हैं, या हम बॉम्ब गिरा देते हैं, या हमने बॉम्ब गिरा दिया, मिसाइल्स छोड़ देते हैं। तो अब लड़ाई ऐसे होती है। आगे चलकर लड़ाई इनसे भी नहीं होगी। आगे चलकर क्या होगी, जैसा अभी तुमने देखा होगा कि कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना CORONA कोरोना वायरस। अब क्या हो रहा है, ना तो किसी ने कोई गन चलाई, ना बॉम्ब चलाया, मिसाइल चलाया, लेकिन अगर इस जैसा वायरस हम किसी देश में छोड़ दें तो उसमें क्या होगा, लोग अपने आप लाखों करोड़ों की संख्या में मारे जाएंगे। तो अब क्या होगी, लड़ाई क्या होगी, अब बायोलॉजिकल वॉर हुआ करेगी। अब इस तरीके से भी लड़ाई नहीं हुआ करेगी। तो राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है कि जैसे मिसाइल्स, गन्स और बॉम्ब्स हुई, तो हमारे पास कुछ ऐसी मशीन्स होंगी जो अगर कहीं से कोई मिसाइल आ रही है ऊपर, तो हमारी गन बता दिया करेगी रडार से कि अच्छा वो मिसाइल आ रही है। कुछ ऐसी मशीन्स होंगी जो हवा में ही उस मिसाइल को तहस नहस कर देगी ताकि हमारा नुकसान ना हो। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा में होगी। अब सबसे आखिरी टॉपिक पर हम लोग आते हैं, इससे होने वाली हानियां। भाई देखो, जैसा मैंने कहा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप सिक्का उछालेंगे, या तो फिर चिताएगा या पटाएगा, या तो आपको उसको फायदा होगा, और यदि आपको उससे फायदा है तो उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। तो इसके नुकसान क्या है, जैसा हमने फैक्ट्रियां लगाई, फैक्ट्रियों में से क्या होता है, गंदा संदा जो कूड़ा कबाड़ा निकल रहा है वो हमने नदी में बहा दिया, पानी प्रदूषित हो गया, तो जल प्रदूषण हो गया। हमने क्या किया, भट्टे लगा दिए, ईंट वाले या किसी और वाले, उनमें से क्या हो रहा है, उनमें से धुआं निकल रहा है, तो क्या हो गया, वायु प्रदूषण हो गया। और यदि फैक्ट्री से निकलने वाला अगर हमने जो कूड़ा कचरा था वो मिट्टी में दबा दिया अंदर, तो उससे क्या हो रहा है, मृदा प्रदूषण। यानी कि इन उद्योगों का, इन प्रौद्योगिकी जो है, जो टेक्नोलॉजी है, जो विज्ञान है, उससे अगर फायदे हैं तो बहुत सारे नुकसान भी हैं। हमारा जीवन अगर कम हो रहा है, जैसे तुमने देखा वो लोगों में कैंसर बढ़ता जा रहा है, वो इसी टेक्नोलॉजी की वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि इससे प्रदूषण होता है। तो ये था हमारा पहला चैप्टर कक्षा 7 का। अब आप इसके आगे की वीडियो में पाएंगे कि मैंने उसके प्रश्नोत्तर भी लिखे हैं। आप लोग कक्षा 7 वाले भी अपनी अपनी कॉपियां जरूर बनाएंगे, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो विद्यार्थी हैं, आपके साथी हैं, उनको दिखाएं। एक बेल आइकन होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको इस पूरे साल हर एक चैप्टर की एक वीडियो मिलेगी, जिससे आगे चलकर हम लोग स्वरूप बदलेंगे। तो आपका बहुत बहुत आभार।